नेशनल कौंसिल फॉर तिब, हुकूमती पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट नेशनल कौंसिल फॉर तिब के पहले से माही ऑनलाइन CPD प्रोग्राम की 8वीं क्लास में आप तमाम शुरका को खुश आमदीद। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने गांव में हूं और आप देख रहे होंगे कि आपको पीछे जो है ना फसलें और हरियाली और सब्ज़ा नज़र आ रहा है और गांव की ज़िंदगी का बड़ा लुत्फ़ है। तो बहरहाल मैं चूँकि गांव में था तो क्लास तो आज यहाँ पे मैंने करानी थी स्टार्ट, तो मैंने कहा चलें बैकग्राउंड में जो है ना ज़रा ओपन एयर से जो है वो आपको आपके साथ मुखातिब हुआ जाए ताकि आप भी जो है ना वो कुदरती मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो बहरहाल आज की लेक्चर्स की जो तरतीब है वो इस तरह से होगी। मैंने जैसे कल भी अर्ज़ किया था कि अब हमारे हर लेक्चर में 2 क्लासेस हुआ करेंगी। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्लास में हम लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 लेंगे। इसमें जो लेक्चर नंबर 8 पहले होगा, डॉक्टर फरियाल राव की प्रेजेंटेशन होगी और फिर उसको इलेबोरेट करेंगे जनाब डॉक्टर फ़हद सईद ख़ान, जिनका ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट से है। उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 9 होगा और फिर लेक्चर नंबर 9 को इलेबोरेट करेंगे, वो भी डॉक्टर फ़हद सईद ख़ान, यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है। और आज के प्रोग्राम के जो इख्तितामी कलिमात हैं वो हमारे हरदिल अज़ीज़ कुलीग हैं मोहतरम जनाब हकीम हाजी अब्दुल वाहिद शमसी साहब। आप चेयरमैन इंस्पेक्शन एंड एजुकेशन कमेटी नेशनल कौंसिल फॉर तिब हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक़ है। हस्ब मामूल सबसे पहले इब्तदाई कलिमात होंगे प्रेसिडेंट नेशनल कौंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब के। तो अभी हम चलते हैं प्रेसिडेंट नेशनल कौंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब की तरफ और उसके बाद फिर हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट नेशनल कौंसिल फॉर तिब CPD प्रोग्राम के तमाम शुरका को अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह का फजल व करम से हमारा CPD प्रोग्राम बड़ी कामयाबी के साथ जारी व सारी है और अल्हम्दुलिल्लाह अतिबा पूरे पाकिस्तान भर के अतिबा कराम और CPD प्रोग्राम में जो शरीक हैं तमाम शुरका हैं वो इससे कमा हक़्क़हू इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। यकीनन हमारा ये जो क्लिनिकल रिसर्च के हवाले से जो CPD प्रोग्राम है इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो हमारे मतलब पर हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें अपने मरीज़ों का डाटा किस तरह रखना है, मरीज़ों को जो इलाज मुआवजा करते हैं उसमें जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो कामयाबियाँ हैं, उनको हमने तहकीक में किस तरह कन्वर्ट करना है और उसके फ़वायद हमने अपने शोबे के एतबार से कैसे हासिल करने हैं, इसके बारे में तमाम तफसीलात से आपको आगाह किया जा रहा है। और इसका तरीक़ाकार, इसका सारा जो डाटा मैनेजमेंट है उसको करने के लिए हमने कोशिश की कि हमारे माहिरीन आपको इससे आगाह करते रहें और तरबियत का जो मराहल है वो तय होते रहें। अल्लाह का शुक्र है कि हमने इससे सफ़र तय किया और बड़ी कामयाबी के साथ हम ये आगे बढ़ रहे हैं। हमने इस मकसद के लिए अपना YouTube चैनल NCT पाक के नाम से शुरू किया और आप तमाम दोस्तों को दावत दी कि आप इसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ इस प्लेटफॉर्म से अपने ये लेक्चर भी अटेंड करें। और इंशाल्लाह ये जो हमारा YouTube चैनल है NCT पाक, जो इससे जो हम आइंदा कौंसल के प्लेटफॉर्म से आगाही का फ्रीजा भी अंजाम देते रहेंगे। मैं हमेशा की तरह हकीम जुल्फ़िकार अली ज़ाहिद जो हमारे तर्जुमान हैं, फोकल पर्सन है CPD प्रोग्राम के भी और तर्जुमान है नेशनल कौंसिल फॉर तिब के, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ा ही अच्छा काम किया है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये मामला संभाले। और डॉक्टर आसिफ इकबाल, तबीबा राबिया महमूद, ये सारे लोग टीम वर्क के तौर पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी कामयाबी के साथ हम अपना सफ़र जारी कर रखे हुए हैं। हम इंशाल्लाह मैंने पहले भी अर्ज की थी कि हम इंशाल्लाह जो अगला CPD प्रोग्राम है वो जब ये तकमील के मराहल पूरे हो जाएंगे, मार्च में हम ये CPD प्रोग्राम मुकम्मल कर रहे होंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह अगला जो CPD प्रोग्राम है वो जदीद तशख़ीसी ज़राए
का हमारी क्लिनिकल जो मैनेजमेंट है उसमें उसकी ज़रूरत और अहमियत, यानी कि क्लिनिकल पैथोलॉजी पर हम अगला सीपीडी प्रोग्राम करेंगे और उसका करिकुलम और उसकी आउटलाइन वगैरह पे काम शुरू हो चुका हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके लिए हर रोज़ नए प्रोजेक्ट प्लान भी करते हैं, सोचते भी हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। बस आपसे दरख्वास्त है कि अपनी आरा से हमें नवाजते रहिए और जो आपके ज़हन में तजावीज़ हों वो उससे हमें आगाह करते रहिए। हम भी कोशिश करेंगे कि आप नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्लेटफॉर्म से आपको नित नई मालूमात भी पहुँचती रहें और जो आप दौर जदीद के तकाजे और ज़रूरत है उसको हम पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो और पाकिस्तान में तिब्बे यूनानी बल्कि पूरी दुनिया में तिब्बे यूनानी, तिब्बे इस्लामी और ईस्टर्न मेडिसिन जो है वो फ़रोग पाए। तिब्बे यूनानी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। Assalamualaikum students, my name is Dr. Faryal Rao and today I am going to give you presentation on screening test. स्क्रीनिंग की जब हम बात करते हैं तो किसी भी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि डिजीज़ प्रेजेंट है और अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि डिजीज़ नेगेटिव है। कुछ केसेस में बहुत सारी तरह के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, कुछ केसेस में नेगेटिव रिज़ल्ट आ जाता है लैब टेस्ट में, बट फिर भी बीमारी मौजूद होती है जिसके लिए हम फर्दर टेस्टिंग करवाते हैं। लाइक देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ टेस्ट जिसकी बेसिस पे डिजीज़ को डायग्नोस किया जाता है। टाइफाइड टेस्ट होते हैं, मलेरिया टेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बायोप्सी टेस्ट होते हैं, इसी तरह से सलाइवा टेस्ट होते हैं, टाइफाइड सैल्मोनेला ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में सैल्मोनेला टाइफी के टेस्ट होते हैं, टाइफाइड के केसेस में, एंड डिफरेंट डिजीज़ के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होते हैं जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं, लैब टेस्ट भी कहते हैं, जिनकी बेसिस पे डायग्नोस किया जाता है कि पेशेंट के अंदर बीमारी मौजूद है या नहीं है। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक होता है सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। दे आर मेजर्स ऑफ अ टेस्ट वैलिडिटी। स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी बेसिकली टेस्ट की वैलिडिटी को मेजर करने में के नाम है। इट्स एबिलिटी टू करेक्टली डिटेक्ट, बेसिकली क्या है, इससे आप करेक्टली डिटेक्ट करते हैं कि आइदर द पीपल विद डिजीज़, पीपल आर हैविंग डिजीज़ और पीपल आर नॉट हैविंग डिजीज़। अगर आपने 200 पेशेंट्स का डेटा लिया है, 200 पेशेंट्स की आपने टेस्टिंग करवाई है या स्क्रीनिंग करवाई है फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न, फॉर एनी पर्टिकुलर डिजीज़, और फिर आप उसमें देखते हैं कि कितने पेशेंट में डिजीज़ पॉजिटिव आई है और कितने पेशेंट में डिजीज़ नेगेटिव आई है, तो ये बेसिकली आपकी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी कहलाती है। इन डेफिनेशंस को हम फर्दर देखते हैं तो व्हाट इज़ सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट इज़ इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट पीपल हु हैव डिजीज़, यानी कि सेंसिटिविटी से आप इस चीज़ को डायग्नोस करते हैं कि कितने लोगों के अंदर डिजीज़ मौजूद है। लाइक आपने टाइफाइड का टेस्ट करवाया 100 लोगों में, उन 100 लोगों में से फॉर एग्जांपल 20 पेशेंट्स के अंदर टेस्ट पॉजिटिव आया तो दिस इज़ नॉन एट द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट, और जिसके अंदर टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। इफ़ अ टेस्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल द डिजीज पर्सनस दैन सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट इज विल बी 100%। लाइकवाइज मैंने जैसा कि अभी आपसे कहा था कि कभी कभी जब हम टेस्ट करवाते हैं तो डिज़ीज़ मौजूद होती है, टेस्ट रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डिज़ीज़ तो मौजूद होती है लेकिन वो टेस्ट रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उस पर्टिकुलर टेस्ट की या स्क्रीनिंग की जो कहना चाहिए कि सेंसिटिविटी होती है वो इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, या वो इतना सेंसिटिव नहीं होता, उसकी सेंसिटिविटी कम होती है। मे बी पॉसिबल कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सैल्मोनेला टाइफी की बात करें, टाइफाइड की बात करें, तो बैक्टीरिया की अगर ग्रोथ कम है तो कोई एक पर्टिकुलर आपने टेस्ट करवाया उसमें आपके पास पॉजिटिव नहीं आता रिजल्ट, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ इतनी नहीं हुई है, तो इसलिए शायद वो टेस्ट की सेंसिटिविटी कम है जिसकी वजह से वो उसे डायग्नोस नहीं कर पाया। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड द स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी किस चीज़ को डिफाइन करता है? Specificity, it is the ability of a test to detect people who don't have disease,
ये टेस्ट की वो एबिलिटी है जो कि डिटेक्ट करती है कि कितने लोग हैं जिनके अंदर डिजीज़ मौजूद नहीं है। Thus, a test which is always negative in non-disease individual is called to as 100% specificity। वो टेस्ट जो हमेशा नेगेटिव आता है उन लोगों के अंदर जिनके अंदर डिसीज़ मौजूद नहीं है, and if it is always coming negative in all the patients who are not having the disease, then उसकी specificity 100% है। But might be possible कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव आ जाते हैं हालांकि पेशेंट के अंदर डिजीज़ मौजूद नहीं है, तो इट मीन्स कि उनकी स्पेसिफिसिटी 100% नहीं है। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स, हम कुछ एग्जांपल्स देंगे जिससे आपको आइडिया होगा कि व्हाट इज़ आवर पॉइंट रिगार्डिंग द पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी अबाउट द स्पेसिफिसिटी अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट। बायोप्सी रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल्स के अंदर आपने बायोप्सी के टेस्ट करवाते हैं, जो टेस्ट आपने करवाया है वो FNA टेस्ट है, फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्ट आपने करवाया। ज़रा से इस टेबल को और इस चार्ट को आप गौर से देखिएगा टू अंडरस्टैंड। अगर आप टेस्ट की बात करें, आपने FNA टेस्ट करवाया है, FNA टेस्ट आपका कहलाता है फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्ट, जो कि डायग्नोसिस बायोप्सी टेस्ट कहलाता है टू डायग्नोज और टू डिटरमाइन दैट अ पेशेंट इज़ हैविंग अ ब्रेस्ट कैंसर और नॉट। आपने FNA टेस्ट करवाया है, उसमें आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं कि या तो टेस्ट FNA आपका पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। नाउ कमिंग CA ब्रेस्ट पॉजिटिव से मुराद यहाँ है कि आपका जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जो A वाला पार्ट है वो पॉजिटिविटी और C वाला पार्ट नेगेटिविटी को शो कर रहा है। नाउ कमिंग दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके ब्रेस्ट कैंसर का नेगेटिव है लेकिन टेस्ट FNA पॉजिटिव है। तीसरा वाला जो कॉलम है वो हमारा ब्रेस्ट कैंसर की नेगेटिविटी को शो कर रहा है, और जो लास्ट कॉलम है कॉलम नंबर 4 वो हमारा टोटल केसेस को शो कर रहा है। अगर आप गौर से देखें तो जो पहला हमारा कॉलम है उसके अंदर पहला जो हमारा बॉक्स है रॉ में, पहली रॉ में पहला जो अगर आप अपना पहली रॉ का पहला बॉक्स देखें तो वो टेस्ट FNA को शो कर रहा है कि FNA टेस्ट है, और फिर हम देखते हैं कि FNA टेस्ट पॉजिटिव है। पहला हमारे पास जो केस हम देखते हैं कि टेस्ट FNA हमारे पास पॉजिटिव आया और ब्रेस्ट कैंसर भी हमारे पास पॉजिटिव आया, जिसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव है। जो आपने टेस्ट करवाया है, जो आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाया है वो भी पॉजिटिव आया है और ब्रेस्ट कैंसर भी पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट वाला जो हमारा थर्ड कॉलम अगर आप देखें तो टेस्ट FNA आपके पास पॉजिटिव है लेकिन ब्रेस्ट कैंसर नेगेटिव है, यानी कि टेस्ट जो आपने FNA टेस्ट करवाया है फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्ट वो तो पॉजिटिव आया लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के केसेस नेगेटिव आए, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर नेगेटिव आया, उसे हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अगेन हम फर्स्ट कॉलम की तरफ दोबारा आते हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर थर्ड रॉ के अंदर जो हमारा पहला है वो नेगेटिव है, यानी कि FNA टेस्ट नेगेटिव आया है लेकिन ब्रेस्ट कैंसर टेस्ट पॉजिटिव आया, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव आया, यानी कि वो टेस्ट हमारा जो टेस्ट है FNA टेस्ट नेगेटिव आया लेकिन फिर भी उन इंडिविजुअल में ब्रेस्ट कैंसर मौजूद था। और जो फोर्थ वन है जो हमें जिससे हमें D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दोनों ही चीज़ें की नेगेटिविटी को शो कर रहा है। लाइकवाइज कि आपका टेस्ट जो है वो भी नेगेटिव है और ब्रेस्ट कैंसर भी नेगेटिव आया पेशेंट के अंदर। इट मीन्स कि A इज़ पॉजिटिव इन अ वे कि टेस्ट FNA भी पॉजिटिव है और ब्रेस्ट कैंसर भी पॉजिटिव है, जबकि D इज़ अ नेगेटिव थिंग लाइक इसके अंदर टेस्ट FNA भी नेगेटिव है और ब्रेस्ट कैंसर भी नेगेटिव है। यही आपकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को शो करता है। A इज शोइंग यू द सेंसिटिविटी और D इज शोइंग यू द स्पेसिफिसिटी। अगेन अब हम जब टोटल केसेस को देखते हैं तो टोटल आपके FNA के जो पॉजिटिव टेस्ट है उसमें चाहे ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव था या नेगेटिव था वो A+B कहलाएगा। इसी तरह से टेस्ट FNA जो कि नेगेटिव केसेस थे जिसके नतीजे में ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, वो जो टोटल है आपका कहलाएगा C+D। तो आपका और पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर का केसेस उस केस के अंदर जबकि टेस्ट FNA पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों थे, A+C कहलाएगा, ये A+C कहलाएगा। वर्टिकल जो आपका सेकंड आपकी जो कॉलम है उसके लास्ट में जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं A+C कहलाएगा और B+D कहलाएगा। इसके बाद आपका जो टोटल कहलाएगा वो कॉर्नर राइट कॉर्नर पे जो आपका कहलाएगा A+B+C+D। A+C+B+C+D
टोटल फॉर एग्जांपल अगर ये 20 है तो ये बेसिकली आपका वर्टिकल कॉलम्स का ऐड यानी कि A प्लस बी और C प्लस डी का जो आंसर आएगा वो, और आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम यानी कि A प्लस सी और B प्लस डी का भी जो दोनों का आंसर आएगा वो सेम आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इससे पॉपुलेशन का अंदाज़ा होगा। नेक्स्ट बायोप्सी रिजल्ट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास पॉजिटिव केसेस टेस्ट FN है, टेस्ट FN है पॉजिटिव आया, कितने इंडिविजुअल्स के अंदर A प्लस बी यानी कि टोटल 110 पेशेंट्स के अंदर। टेस्ट FN नेगेटिव आया है कितनी पॉपुलेशन के अंदर, C प्लस डी यानी कि 90 केसेस के अंदर टेस्ट FN नेगेटिव आया है। इसी तरह से पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर आपके पास कितने पेशेंट्स में पॉजिटिव आया है, 80 के अंदर, जबकि ब्रेस्ट कैंसर नेगेटिव कितने पेशेंट्स में आया है, 120 के अंदर। लेकिन जब हम ब्रेस्ट कैंसर के पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस रिजल्ट्स को एडअप करते हैं तो वही भी आंसर 200 आएगा, और अगर हम टेस्ट FN के पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर को यानी कि 110 और 90 को प्लस अप करते हैं, सम अप करते हैं, तो भी आंसर 200 आएगा। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास बायोप्सी टेस्ट के अंदर अगर पॉजिटिव का मतलब ये है वो केसेस जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर टेस्ट भी पॉजिटिव आया है और टेस्ट FN भी पॉजिटिव आया है वो 60 हैं, जिसे हम 60A प्लस प्लस से शो कर रहे हैं, यानी कि दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। जबकि वो टेस्ट जिसके अंदर टेस्ट FN भी नेगेटिव आया है और ब्रेस्ट कैंसर भी नेगेटिव आया है वो केसेस हैं टोटल 70, जिसको हम D डबल नेगेटिव से शो कर रहे हैं कि दोनों ही चीज़ें उसके अंदर नेगेटिव है। तो आपका अगर टोटल टेस्ट FN के टोटल पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आपके पास 110 थे, जबकि टेस्ट FN के टोटल नेगेटिव रिजल्ट्स आपके पास 90 थे। इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव के टोटल केसेस आपके पास 80 थे और ब्रेस्ट कैंसर नेगेटिव के टोटल केसेस आपके पास 120 थे। अब अगर हम ग्रीन और रेड वैल्यू को देखें, जो कि रेड वैल्यू है जो कि ये शो कर रही है कि दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, वो 60 हैं, जबकि ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव जो है वो 80 है। इट मीन्स कि टेस्ट FN के नतीजे में जो केसेस हमारे पास सामने आए वो 60 थे, जो कि सेंसिटिविटी को शो कर रहा है। और लेकिन ये सेंसिटिविटी ये दिखा रही है कि टोटल तो पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के केसेस 80 थे, लेकिन हमारे पास टेस्ट FN के नतीजे में हमें जो केसेस नजर आए थे वो 60 थे, यानी कि ये 100% सेंसिटिव टेस्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वो केस जो कि आप कंप्लीट आप एक पिक्चर देख सकते हैं इसके अंदर कि टोटल आपके टेस्ट FN के केसेस पॉजिटिव 60A प्लस प्लस है, नेगेटिव 50B प्लस लाइनस है। इसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव जिसके अंदर टेस्ट तो नेगेटिव आया है लेकिन ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव है वो 20 है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि टोटल केसेस 80 थे, तो इट मीन्स कि अगर 60 पॉजिटिव थे तो 20 जो है आपके नेगेटिव केसेस थे, वो केसेस जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर तो पॉजिटिव था लेकिन टेस्ट नेगेटिव आया था। जबकि हम दूसरी कॉलम की तरफ अगर हम देखते हैं कि टोटल हमारे पास वो केसेस जो कि कंप्लीट नेगेटिव थे, कंप्लीट नेगेटिव से मुराद ये है कि जिसमें ब्रेस्ट कैंसर भी नेगेटिव था और टेस्ट FN भी नेगेटिव था, वो टोटल केसेस आपके पास 70 हैं। जबकि 50 वो केसेस हैं जिनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर तो नेगेटिव रहा लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आया था। जब इनको सम अप करते हैं 50-70 को आपके पास 120 आंसर आता है, और जब 60-20 को सम अप करते हैं तो आपके पास 80 आंसर आता है। 120 और 80 को सम अप करते हैं तो आंसर 200 आता है। वर्टिकली भी अगर आप देख रहे हैं 110 और 90 को सम अप करने से भी आपके पास आंसर 120 आता है। तो ये शो कर रहा है कि टोटल इंडिविजुअल्स तो वही हैं लेकिन सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी 100% नहीं है। सेंसिटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए हम पिछली शीट की तरफ दोबारा जाते हैं। अगर आप पिछली शीट के अंदर देखें तो आपके पास पिछली शीट में ये शो कर रहा था टोटल पॉजिटिव को। टोटल पॉजिटिव क्या है कि टेस्ट भी FN रिजल्ट भी पॉजिटिव है और ब्रेस्ट कैंसर के केस भी पॉजिटिव है, ये ए से शो हो रहा है। जबकि A+C आपकी इस चीज़ को शो कर रहा है कि टोटल ब्रेस्ट कैंसर कितने हैं और टोटल टेस्ट FN कितने आए थे। यानी कि फॉर एग्जांपल टेस्ट FN के नतीजे में ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव कितने थे, वो आपके पास 80 थे। अब हम A+C को कैलकुलेट A यानी कि जो आपके ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव है उनको डिवाइड करेंगे A+C यानी कि वो टेस्ट FN जो कि पॉजिटिविटी भी दिखा रहे थे और नेगेटिविटी भी दिखा रहे थे। अब A+C को जब हम प्लस करेंगे A से A+C को, तो A आपके पास था 60 जबकि A+C आपके पास था 80, या 60 और डिवाइड बाई 80 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगा वो 75% आएगा। यानी कि आपके टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो 75% है। इसका मतलब ये है
कि टोटल 80 केसेस थे ब्रेस्ट कैंसर के, जिसके अंदर से 60% में हमारे टेस्ट ने बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर मौजूद है, जबकि 20 में नहीं बताया था। इसलिए इस टेस्ट की यानी कि टेस्ट FNA जो कि फाइन नीडल एस्पायरेशन टेस्ट है, इसकी सेंसिटिविटी 75% है, 100% नहीं है। इसी तरह से स्पेसिफिसिटी के लिए डी मतलब आपको याद होगा कि डी हमने कहा था कि दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ को शो कर रहा है, जबकि D+B एक नेगेटिव वैल्यू को और एक पॉजिटिव वैल्यू को शो कर रहा है। उसको अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 58% आ रहा है। 58% से मुराद ये है कि जो आपकी स्पेसिफिसिटी है, जो ये शो बताती कि टोटल वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनके अंदर डिजीज़ मौजूद नहीं है, तो वो 58% है। यानी कि अगेन ये भी 100% स्पेसिफिसिटी नहीं है टेस्ट की। यानी कि आपके जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं वो 58% ये बता सकता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। 58% केसेस नेगेटिव को इशू बताता है, 100% स्पेसिफिसिटी नहीं है FNA टेस्ट। आ जाते हैं पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू फाइंड आउट प्रोपोर्शन ऑफ डिजीज़ इंडिविजुअल की प्रोपोर्शन को मालूम करने के लिए आइडेंटिफाइड बाय द टेस्ट आउट ऑफ टोटल पॉजिटिव टू स्क्रीनिंग टेस्ट, दैट इज़ इन अ रेशियो 2:2 के टेबल का रेशियो जो हम अभी तक आपके सामने जो चार्ट चल रहा था वो 2:2 का टेबल कहलाता है, जिसके अंदर 2 कॉलम्स और 2 रोज मौजूद हैं और इनका समअप होकर आंसर आता है, जिसके अंदर 2 वैल्यूज़ को पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के साथ कंपेयर किया जाता है। तो PPV कहलाती है आपकी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। उसके अंदर अगेन A+B को आप A से A+B यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव प्लस नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 55% रिजल्ट आ रहा है। इट मीन्स कि 55% जो लोग हैं वो डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जबकि नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के अंदर द एबिलिटी जो कि टेस्ट की बताती है कि कितने इंडिविजुअल हैं दैट आर नॉट हैविंग द डिजीज़। इसके अंदर अगेन आप नेगेटिव को डिवाइड करेंगे C+D से और आपके पास आंसर आ रहा है 78% आ रहा है। इट मीन्स कि टोटल 78% लोग जो हैं उनके अंदर डिजीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है प्रेवलेंस की, और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की बात कर रहे थे कि स्क्रीनिंग जो है वो और स्पेसिफिसिटी ये दिखाती है कि टेस्ट कितना सेंसिटिव है। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू PPV = A+B जो भी आपका आंसर है 55%, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो ये शो कर रहा है कि इतने परसेंट डिजीज़ के अंदर। अच्छा, PPV पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिवलेंस, ये बताता है कि कितने परसेंट लोगों में या कितनी पॉपुलेशन में प्रिवलेंस है डिजीज़ की। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू आपको ये बताती है कि 75% एक्चुअली डिजीज़ फ्री है, यानी कि वो इंडिविजुअल जिसके अंदर डिजीज़ नहीं है या प्रिवलेंस मौजूद नहीं है। बायोप्सी रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो आपका टेस्ट है अगर पॉजिटिव है, अगेन ये वही सिलसिला है, इसके अंदर आपको सिर्फ ये समझना है कि आपका टेस्ट अगर पॉजिटिव है, डिजीज़ प्रेजेंट है, तो वो ट्रू पॉजिटिव कहलाएगा, जबकि अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है और डिजीज़ भी नेगेटिव है तो ये ट्रू नेगेटिव कहलाएगा। वो केसेस जिसके अंदर आपका टेस्ट तो पॉजिटिव है लेकिन आपका डिजीज़ भी पॉजिटिव है, अगेन वो ट्रू पॉजिटिव कहलाएगा। वो केसेस जिसके अंदर आपका टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन आपकी डिजीज़ प्रेजेंट नहीं है तो वो फॉल्स पॉजिटिव कहलाएगा। इसी तरह से फॉल्स नेगेटिव है और फिर ट्रू नेगेटिव है। ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव वैल्यूज़ है। अगेन इन सब का सम अप करने से आंसर सेम आना चाहिए। टोटल पॉपुलेशन जो आपने कलेक्ट किए या टोटल सैंपल जो आपने कलेक्ट किए उनका आंसर आना चाहिए। सेंसिटिविटी अगेन उसी तरह से हम करेंगे TP / TP + FN और TN / TN + FP, और इस तरह से हमारे पास प्रिवलेंस आ जाएगी और नेगेटिव प्रिवलेंस भी आएगी कि कितने परसेंट केसेस के अंदर डिजीज़ है। रोल ऑफ प्रिवलेंस का क्या रोल है 2PPP पॉजिटिव वैल्यू में। सपोज वी हैव स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एड्स एलिसा विद द सेंसिटिविटी ऑफ 95%। वो हमारे पास एक टेस्ट मौजूद है एड्स के लिए, एलिसा के लिए, जिसकी सेंसिटिविटी 95% मौजूद है, यानी कि 100% नहीं है लेकिन 95% मौजूद है उस स्क्रीनिंग टेस्ट की सेंसिटिविटी, जबकि स्पेसिफिसिटी 90% है, यानी कि जो टोटल नेगेटिव केसेस होंगे उसके लिए जो स्पेसिफिसिटी है वो 90% है। व्हाट वुड बी द प्रेडिक्टिव वैल्यू, तो प्रेडिक्टिव वैल्यू आपकी क्या होगी।
कैन वी डिटरमाइन विद दिस विद द गिवन डेटा, क्या हम इसे डिफाइन कर सकते हैं गिवन डेटा? वी नीड आइदर अ डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रिवलेंस टू फाइंड आउट अ पीपीवी। पीपीवी मालूम करने के लिए हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत होगी। सपोज द प्रिवलेंस इज़ 50%, अगर हम कहते हैं कि प्रिवलेंस 50% है तो हम जो है वो टेबल अपना 2:2 का यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से हम दिखाते हैं कि आपके पास टोटल रिजल्ट जो है, हम कहते थे टोटल 20,000 सैम्पल आपके पास मौजूद थे, टोटल हमारे पास 1000 सैम्पल मौजूद है। जैसा कि हमने कहा कि प्रेवलेंस 50% है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल डिजीज़ इंडिविजुअल विल बी 500, यानी कि वो पेशेंट जिनके अंदर डिजीज़ पॉजिटिव होगी वो 500 होंगे। एज अ सेंसिटिविटी इज़ 95%, क्योंकि सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट इज़ 95%, तो इसलिए हम 95 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं वो 475 इंडिविजुअल्स हैं। 475 वो इंडिविजुअल हैं जो कि एज शोन इन द टेबल, अगर आप देखें तो ये 475 वो इंडिविजुअल हैं जिनके अंदर टेस्ट भी पॉजिटिव आया है और डिजीज़ भी पॉजिटिव आई है। बाकी नेगेटिव वाले वो केसेस हैं जिनके अंदर डिजीज़ तो प्रेजेंट आई है लेकिन टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया है। इस तरह से आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट करके इसका सम अप आपका 500 आएगा और दूसरी वाली वैल्यू इसका सम अप करके 500 आएगा और टोटल आपके पास 1000 आ जाएगा। क्योंकि टेस्ट की स्पेसिफिसिटी में 90% है तो आपको 90 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड वी विल मिस 500 डिजीज़ फ्री इंडिविजुअल। और इस तरह से हमारे पास जो एल आ रही है 450 आ रही है, लेकिन जो हमारे पास सेंसिटिविटी ये हमारी स्पेसिफिसिटी को शो कर रहा है, लेकिन हमारे पास टोटल जो पॉजिटिव केसेस है वो 500 है और नेगेटिव भी 500 है। इस टेबल से आप देख सकते हैं कि टोटल पॉजिटिव वाले केसेस हमारे पास 475 है, डिजीज़ एब्सेंट वाले केसेस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव वाले केसेस आपके पास 50 हैं। इसी तरह से टेस्ट नेगेटिव आया है लेकिन डिजीज़ पॉजिटिव आई है वो केसेस हमारे पास 25 है। इसीलिए जिन लोगों में डिजीज़ प्रेजेंट है वो इंडिविजुअल भी 500 है और वो इंडिविजुअल जिसके अंदर डिजीज़ मौजूद नहीं है, एब्सेंट है, वो भी हमारे पास 500 ही है। पॉजिटिव प्रिवलेंस वैल्यू आपके पास आप देख सकते हैं 90.5% आएगी और NPV हमारी 94.75 आ रही है। तकरीबन ये उन्हीं वैल्यूज़ के करीब आ रही है जो कि हमने इनिशियली आपको बताया था कि अगर प्रिवलेंस 1% है तो फिर PPV एंड NPV क्या होगा। अगेन आप इसी चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। फिर एज द प्रिवलेंस इज़ 1%, डिजीज़ इंडिविजुअल विल बी 10, यानी कि अगर प्रिवलेंस 1% है तो इसका मतलब है वो लोग जिनके अंदर डिजीज़ मौजूद है वो टोटल ओनली 10 होंगे। एज अ सेंसिटिविटी, और अगेन द सेंसिटिविटी जो टेस्ट की है वो 95% है, तो जो कि इक्विवेलेंट है 9.5 इंडिविजुअल। आप टेबल के अंदर देख सकते हैं, इसी तरह से आप इसको फॉलो करेंगे। एज अ स्पेसिफिसिटी इज़ 90%, द टेस्ट विल डिटेक्ट 90 मल्टीप्लाई बाय 990 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 891 एंड वी विल मिस 91। और हम इस वजह से, क्योंकि स्पेसिफिसिटी कम है, 10% कम है स्पेसिफिसिटी, 90% तो स्पेसिफिसिटी मौजूद है लेकिन 10% स्पेसिफिसिटी नहीं मौजूद है, जिसकी वजह से टोटल ऐसे 99 केसेस होंगे जिन्हें हम मिस कर देंगे, जिनके अंदर हम ये समझेंगे कि डिजीज़ मौजूद है बट दे डू नॉट हैव एक्चुअली डिजीज़, तो वो हमारे 99% ऐसे इंडिविजुअल होंगे। अगेन डिजीज़ प्रेजेंट वाले केसेस हमारे पास 9.5 है, डिजीज़ एब्सेंट वाले केसेस हमारे पास 99 है, नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट वाले केसेस 0.5 हैं और वो लोग जिनके अंदर डिजीज़ भी मौजूद नहीं है और टेस्ट भी नेगेटिव है वो 891 है। तो अल्टीमेटली जो हमारी टोटल वैल्यू है वो हमारे पास 100 ही आ रही है। PPV पॉजिटिव प्रिवलेंस वैल्यू और NPV हमारे पास नेगेटिव प्रिवलेंस वैल्यू, वो 9.5 डिवाइड बाई यही A प्लस B को डिवाइड करना है, यानी कि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, और D नेगेटिव मतलब डबल नेगेटिव, C प्लस D नेगेटिव प्लस पॉजिटिव का आप प्लस करेंगे तो आपका जो वैल्यूज़ आ रही हैं डिवाइड करने से वो हमारे सामने आ गई। उसी तरह से जिस तरह से हम पहले करते हैं कि PPV हैज़ डिक्रीज एंड NPV हैज़ इंक्रीज। NPV इसके अंदर बढ़ गया है और PPV आपके पास कम हो गया है, जो ये दिखा रहा है कि प्रिवलेंस डिजीज़ की कम है और वो केसेस जिनके अंदर नेगेटिविटी है डिजीज़ की वो ज़्यादा है। वाई देयर इज़ सच अ ह्यूज डिफरेंस इन प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट, इतना ज़्यादा प्रिडिक्टिव वैल्यू में हमारे डिफरेंस क्यों है? इसके हवाले से हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि आप इस सेशन के एंड तक आप इस काबिल होंगे कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट को डिफाइन कर सकें, स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट में डिफरेंस क्या होता है ये आप बता सकें, कंप्यूट सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, प्रेडिक्टिव वैल्यू, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द प्रेडिक्ट वैल्यू एंड प्रिवलेंस, ये हम बता चुके हैं कि प्रेडिक्ट वैल्यू और प्रिवलेंस में क्या रिलेशन है, ये आपको सोच के बताना है। अप्लाई द नॉलेज टू काउंसिल द पेशेंट की काउंसलिंग के लिए आप इस नॉलेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ट्यूटोरियल है
ये आप देख सकते हैं, अ न्यू टेस्ट थंब स्क्रीन वाज डिजाइन टू फाइंड आउट द ब्लड शुगर लेवल ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर ब्लड शुगर टेस्ट की वैल्यू मालूम करने के लिए एक न्यू थंब स्क्रीन टेस्ट यूज हुआ। अ टोटल ऑफ 500 पीपल वर टेस्टेड फॉर ब्लड शुगर। ब्लड शुगर के लिए 500 पेशेंट्स को ब्लड टेस्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू द स्क्रीनिंग टेस्ट, 100 वर डायबिटिक वाइल 400 वर नॉट। स्क्रीनिंग टेस्ट ने हमें ये दिखाया कि 100 जो है वो डायबिटिक थे, जबकि 400 लोग डायबिटिक नहीं थे। ऑल द पेशेंट वर सेंट फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट विल डिक्लेयर दैट ओनली 80 वर डिजीज़। यानी कि हमारे पास जो केसेस पॉजिटिव आया वो 100 था, नेगेटिव वाले हमारे पास 400 आए। लेकिन जब फर्दर डायग्नोस्टिक करवाई गई तो हमें ये मालूम हुआ कि जो टोटल केसेस जिनके अंदर डिजीज़ मौजूद है वो सिर्फ 80 हैं, यानी कि 100 मौजूद नहीं है। तो अगेन यहाँ पे बात आ जाती है कि आपके टेस्ट की सेंसिटिविटी क्या है और स्पेसिफिसिटी क्या है। Calculate sensitivity and specificity of this test. Calculate positive and negative predictive value of the ST. A screening that ELISA with a sensitivity of 95%, एक टेस्ट जिसकी स्क्रीनिंग जो है हमारे पास 95% है और स्पेसिफिसिटी 98% है, वहाँ पे एक ऐसी डिजीज़ में जहाँ एक ऐसे एरिया में इसके प्रिवलेंस मालूम करने के लिए इसकी यूज़ किया गया है जहाँ पे 40% प्रिवलेंस है। आपको प्रिडिक्टिव वैल्यू मालूम करनी है। अगर सेम टेस्ट इज अप्लाइड इन अनदर कम्युनिटी, अगर यही टेस्ट जो है किसी और कम्युनिटी में अप्लाई किया जाता है जहाँ पे प्रिवलेंस सिर्फ 5% है, तो फिर आपकी प्रेडिक्टिव वैल्यूज़ ऑफ द टेस्ट क्या होंगी इस केस में। इफ़ यू फाइंड द डिफरेंस इन द टू प्रेडिक्टिव वैल्यू व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न। और अगर आपको प्रेडिक्टिव वैल्यू में डिफरेंस नज़र आता है कैलकुलेशन के बाद, तो फिर आपको इसकी क्या वजह नज़र आती है। तो इसके साथ ही आज की हमारी प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था स्क्रीनिंग, स्पेसिफिसिटी, टेस्टिंग, सेंसिटिविटी। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, यू गाइस हैव अंडरस्टैंड दिस। और उम्मीद है कि आप इन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे, इनके रिप्लाई शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टिल फॉर द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, टिल देन अल्लाह हाफिज़। वेट अल्लाह। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My name is Dr. Fad Said and I am Executive Physician, Karshi Clinic of Natural Medicine, University of Poonch, Rawalakot. जो लेक्चर हमने पढ़ा है लेक्चर नंबर 8, उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट जो हमने पढ़ा है, तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने जो स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में पढ़ा है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट किस वक्त करवाए जाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट किस वक्त होते हैं। एज अ फिजिशियन जब आप सर्व कर रहे हैं तो फिजिशियन के लिए जो बेहतरीन जो फिजिशियन कहलाता है वो है कि जो जिसका डायग्नोसिस अच्छा हो और वो डिजीज़ को अर्ली डायग्नोस कर ले, तो उसको हम एक बेहतरीन फिजिशियंस कहते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इन एनी सिस्टम, एलोपैथिक सिस्टम, इन यूनानी मेडिसिन सिस्टम, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम होती है। जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा जो है तो वो यूरोप में यूज़ हो रहा है, वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है तो वो एशिया में भी यूज़ होता है। लेकिन जो एफिकेसी है तो ट्रीटमेंट की, तो वो डिपेंड करती है कि आपने जो डायग्नोसिस है तो वो किस तरह से बनाया है और आपका डायग्नोसिस उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो हमने टॉपिक पढ़ा है स्क्रीनिंग के बारे में, तो स्क्रीनिंग जो टेस्ट हैं तो इट इज़ सर्च ऑफ अनरिकग्नाइज्ड डिजीज़, जो कि जो है तो स्क्रीनिंग हम करते हैं कि कोई डिजीज़ हमें पता नहीं होती, लेकिन उनके लिए हम जो है तो वो स्क्रीनिंग करवा रहे होते हैं। और जो केस स्टडी होती है तो वो ये होती है कि यूज़ ऑफ क्लिनिकल एंड लेबॉरेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट डिजीज़ इन इंडिविजुअल्स, कि किसी इंडिविजुअल के अंदर जो है तो वो हम कोई केस जो है तो वो डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, उसको केस फाइंडिंग कहते हैं। और स्क्रीनिंग टेस्ट जो है तो ये लार्ज पॉपुलेशन में और सब ग्रुप्स में करवाई जाती है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है तो वो साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होने के बाद, जब पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो उसके बाद जब जो है तो हम उनकी कंफर्मेशन के लिए जो है तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाते हैं। बेसिकली जो स्क्रीनिंग है तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं तो ये रिलेट करती है कम्युनिटी मेडिसिन से, कि स्क्रीनिंग जो है तो वो क्योंकि एक लार्ज पॉपुलेशन वो है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन एन डिफाइंड एरिया इन द सेम टाइम शेयरिंग नॉर्मल कल्चर एंड शेयरिंग कॉमन इंस्टीट्यूट्स।
तो किसी एक जगह में पे जो पॉपुलेशन रहती है तो उसमें हम जो है तो वो जो डिटेक्शन करते हैं तो उसको हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो बेसिकली जो नीड ऑफ स्क्रीनिंग है तो एक टर्म यूज़ होती है कम्युनिटी मेडिसिन में जिसको हम कहते हैं आइसबर्ग कॉन्सेप्ट। आइसबर्ग कॉन्सेप्ट या आइसबर्ग फिनोमेना जो है तो डिजीज़ का ये है कि किसी भी एरिया में जब क्लिनिकल इलनेस जो है तो वो बहुत कम होती है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जैसे कि एक एरिया है उस वहाँ पे अगर टाइफाइड के कोई केसेस हैं तो जो सिम्टोमेटिक केसेस होंगे तो वो कम होंगे लेकिन एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन वहाँ पे मौजूद होगा। तो उस सिम्टोमेटिक जो इन्फेक्शन है उसको डिटेक्ट करने के लिए फिर जो है तो वहाँ पे हम स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है तो वो यूज़ होता है कंट्रोल ऑफ डिजीज़ में, रिसर्च पर्पज़ के लिए जैसे कि किसी एरिया में हमने जो है तो वो रिसर्च करनी है कि फलां पर्टिकुलर एरिया है तो वहाँ पर कितनी हेपेटाइटिस की जो रेशो है तो वो कितनी है, तो उसके लिए हम हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग करवाएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएंगे और एक डाटा हम कलेक्ट करेंगे वहाँ से कि हमने वहाँ पे एक पॉपुलेशन में 1000 जो सैंपल लिया, 1000 सैंपल में से हमने जो है तो वो स्क्रीनिंग की और स्क्रीनिंग के बाद हम देखेंगे कि उसमें से 100 लोगों में जो है तो हेपेटाइटिस पॉजिटिव था या 50 लोगों में हेपेटाइटिस जो है तो वो पॉजिटिव था। तो उसको फिर हम जो है तो वो उसकी रेशो निकालेंगे, फिर उसकी हम जो है पी वैल्यू निकालेंगे और ये रिसर्च पर्पज़ के लिए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम आते हैं स्क्रीनिंग की टाइप्स। तो सबसे पहले आती है मैस स्क्रीनिंग। मैस स्क्रीनिंग जो होती है वो ये है कि एक लार्ज पॉपुलेशन और सब ग्रुप की जब हम स्क्रीनिंग करते हैं और इसमें जो है तो सब के सब जो है तो वो एडल्ट्स होते हैं, उसको हम मैस स्क्रीनिंग कहते हैं। फिर उसके बाद उसकी टाइप आती है हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग। हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग ये है कि हम उस पूरी पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग नहीं करते बल्कि सिर्फ उन लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं कि जो हाई रिस्क पे होते हैं। हाई रिस्क पे ऐसे कि अगर हमने जो है तो वो टाइफाइड की हमने एग्जांपल ली तो अगर हम टाइफाइड को स्क्रीनिंग करते हैं टाइफाइड के लिए तो हम ये देखते हैं, या हेपेटाइटिस के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ इसकी जो है तो इस एरिए में इस हेपेटाइटिस के होने की बुनियादी वजह क्या है। तो जब उस वजह को हम डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जो है तो इन्फेक्टेड जो वाटर था उसकी वजह से हुआ है, तो फिर हम देखते हैं कि ये यहाँ का जो पानी है तो ये कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर हम उसको जो है तो पॉपुलेशन अगर 1 लाख की पॉपुलेशन है फिर उसको हम सिलेक्टेड करते हैं कि जो हाई रिस्क होते हैं तो उनमें जो है तो हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो इसको कहते हैं हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग। उसके बाद जो आती है मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग। मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ 2 और मोर स्क्रीनिंग टेस्ट इन कॉम्बिनेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और ये एक ही टाइम में जो है तो वो 2 या 2 से ज़ायद जो है तो स्क्रीनिंग टेस्ट कराए जाते हैं, लेकिन ये है कि ये स्क्रीनिंग जो होती है तो वो एक्सपेंसिव होती है। अच्छा, स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो बुनियादी जो फ़र्क होता है तो वो ये होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है तो वो एक ग्रुप और पॉपुलेशन जिसमें ग्रुप में की जाती है और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं तो वो हम जो है तो वो अप्लाई करते हैं सिंगल पेशेंट्स में। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है तो ये स्क्रीनिंग जो है तो ये लेस एक्यूरेट होती है और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है तो वो मोर एक्यूरेट होती है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है तो लेस एक्सपेंसिव होती है, इनका अखराजात कम होते हैं, जबकि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं तो उनकी अखराजात जो है तो वो ज़्यादा होते हैं। और स्क्रीनिंग टेस्ट जो है तो ये नॉट अ बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट, ये स्क्रीनिंग जो है तो ये ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी नहीं होती, जबकि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है तो वो ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। उसके बाद हमने जो है तो वो इसमें जो पढ़ा है कि इसके बाद जो स्क्रीनिंग में जो हमने 2 चीज़ें पढ़ी वो कंपोनेंट्स ऑफ वैलिडिटी है। तो उसमें 2 चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो है सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। तो सेंसिटिविटी ये है कि एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव द डिजीज़, और इसको हम जो है तो ट्रू पॉजिटिव भी कहते हैं कि किसी भी टेस्ट की जो है तो वो ये इस काबिलियत को हम देखते हैं कि वो जिनमें डिजीज़ होती है तो वो उनको ट्रूली जो है तो वो आइडेंटिफाई करती है कि नहीं करती, इसको हम जो है तो वो सेंसिटिविटी कहते हैं। और सेंसिटिविटी जो है तो ये फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी टेस्ट की। उसके बाद हमने जो स्पेसिफिसिटी
पढ़ी है, तो एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली दोज हु हैव नॉट द डिजीज। और ये जो है तो ये उसमें जो सेंसिटिविटी थी उसमें हमने जो है तो वो ट्रू पॉजिटिव के लिए था और ये ट्रू नेगेटिव के लिए है। और ये भी जो है तो ये फिक्स कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी टेस्ट की। अब इसको जो कैलकुलेट करते हैं सेंसिटिविटी को या फिर स्पेसिफिसिटी को, तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 1000 सैंपल साइज है। सैंपल साइज में से हमने जो पॉजिटिव नेगेटिव उनको हमने जो है तो 2 कॉलम्स में हमने डिवाइड किया, पॉजिटिव नेगेटिव, और उनको फिर से आगे हमने सब डिवाइड किया डिजीज और नॉन डिजीज में। अगर हमारे पास 80 पॉजिटिव डिजीज में है और 100 जो है तो वो पॉजिटिव हैं नो डिजीज में। इसी तरह हमारे पास अगर नेगेटिव में 20 पेशेंट्स हैं और नो डिजीज में जो नेगेटिव हैं वो 800 हैं, तो टोटल हमारे पास जो पॉजिटिव पेशेंट है वो 180 हैं और जो नेगेटिव पेशेंट है वो 820 हैं। तो इसी तरह डिजीज में जो हमने देखा, तो डिजीज में हमने देखा कि 80 पॉजिटिव और 20 नेगेटिव हैं और ये टोटल साइज जो है तो वो 100 है। इसी तरह नॉन डिजीज में जो हमने देखा तो 100 जो है तो वो पॉजिटिव है और 800 जो है तो वो नेगेटिव है और इसका सैंपल साइज जो है तो वो 900 है। तो इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 1000 जो है तो सैंपल साइज बनता है। अब अगर इस डाटा को हम मद्देनज़र रखते हुए हम इसकी सेंसिटिविटी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, तो सेंसिटिविटी हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि जो डिजीज पेशेंट हैं, जो डिजीज थे पेशेंट थे वो टोटल 100 हैं, उनमें से 80 पॉजिटिव थे, तो 80 डिवाइडेड बाई 100 और इसकी जो है तो हम कैलकुलेशन निकालेंगे। तो इस डाटा के मुताबिक 80% जो है तो हमारे पास सेंसिटिविटी इस टेस्ट की जो है तो वो आई है। और फिर इसी तरह से हम स्पेसिफिसिटी देखते हैं, तो उसमें हमारे पास क्योंकि वो हमने देखने हैं नेगेटिव पेशेंट का, तो जो टोटल थे तो वो 900 थे, 900 में से 800 जो है तो वो नेगेटिव पेशेंट थे। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे 800 डिवाइडेड बाय 900 और इसकी हम जब रेशो निकालेंगे तो ये बनती है 89%। तो ये जो है तो ये हम स्पेसिफिसिटी की और सेंसिटिविटी की हम इस तरह से इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं। बेसिकली जो ये लेक्चर है इसमें हमने जो सारी चीज़ें ये हमने पढ़ी हैं तो ये रिलेटेड हैं कम्युनिटी मेडिसिन से। और कम्युनिटी में हम जो है तो वो जब हम सर्वे करते हैं, कोई हम जो है तो वो रिसर्च करते हैं तो उसके बारे में। अच्छा, इसमें हमने फिर जो है तो वो एक चीज़ पढ़ी है जो है तो वो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। तो जो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है और जो नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू को हम पीपीवी कहते हैं और जो नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है तो उसको हम एनपीवी जो है तो वो कहते हैं। और ये जो है तो ये किसी भी टेस्ट के फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, बल्कि ये जो है तो ये चेंज होती रहती हैं। जो है तो ये जो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है तो ये हम चेंज होती रहती है। अगर हम पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू की कैलकुलेशन को हम देखें तो जो हमने डाटा ऊपर लिया उसी की बेस पे अगर हम जो है तो वो कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो पॉजिटिव पेशेंट थे डिजीज में वो थे 80 और जो नेगेटिव जो थे वो जो नॉन डिजीज में थे वो थे 800। तो इसके बाद जब हम जाए तो वो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो पॉजिटिव पेशेंट 80 को हम लेंगे और टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल था वो 180 था, तो इसको हम 80 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू जो है तो वो 44% आएगी। और इसी तरह से अगर हम नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू को देखें तो हमारे पास जो नेगेटिव का डाटा था वो 800 था और टोटल जो नेगेटिव थे 20 डिजीज में और नॉन डिजीज में 800, तो ये 820 जो है तो हमारे पास डाटा आ रहा है। तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 800 डिवाइडेड बाई 820 को, तो ये हमारे पास 98% जो है तो वो नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू आ रही है। तो ये इस तरह से हम जो है तो ये इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू को जो है तो वो हम जो है तो वो देखते हैं। अब ये जो पॉजिटिव और प्रिडिक्टिव वैल्यू है तो ये जो है तो बेस करती है, लिंक करती है ये प्रिवेलेंस की जो है तो के साथ। प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज क्या है कि किसी एक खास एरिया में एक खास टाइम के अंदर मौजूद जो डिजीज होती है तो उसको हम प्रिवेलेंस कहते हैं। तो प्रिवेलेंस जो है तो वो रिलेट करती है, कोरिलेट करती है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू से भी और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू से भी। तो ये हमने जो आज का जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर
जो एज था तो उसके अंदर हमने जो तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में ये सारा हमने पढ़ा। तो ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा का भी जिन्होंने हमें ये लेक्चर दिया। मैं इस पे ख़त्म करता हूँ। वस्सलाम। Assalamu alaikum students, my name is Dr. Faryal Rao and today I am going to give you presentation of data। ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे और बेसिकली स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन सबको रिव्यू भी किया होगा और आप सबको भी आइडियाज़ होगा। एक्सेल शीट पर आप लोगों ने सब डेफिनेटली यूज़ की हुई होंगी किस तरह से आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। डिफरेंट तरह के डेटा को प्रेजेंट करने की कई तरह के तरीके होते हैं, बार ग्राफ के ज़रिए, पाई ग्राफ के ज़रिए और डिफरेंट अदर मेथड्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जो पहली एग्जांपल है फिगर 4.4 पे अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे हम देख रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी बाय द कॉज ऑफ डेथ ड्यूरिंग 2004 के अंदर पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल मोर्टेलिटी रेट को अगर हम देख रहे होते हैं अंडर 5, वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनके अंदर मोर्टेलिटी केसेस को अगर आप देख रहे होते हैं एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट मोर्टेलिटी, क्या रीज़न है, कॉज क्या है डेथ का। वो अगर हम उन फैक्टर्स को देखें तो हमें इस पाई ग्राफ के ज़रिए आप इसे बड़े आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पाई ग्राफ के अंदर आपके पास 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपके पास एक 100% अगर पॉपुलेशन है अंडर 5 के जितने भी पॉपुलेशन है जिनके अंदर डेथ हुई हैं उन डेथ केसेस को देखने के लिए आप अगर देखें तो आपके पास 18%, 15%, 37% और 30% ये आपका पाई ग्राफ कहलाता है। उसके अंदर अगर आप पर्पल कलर को अगर हम देखें तो वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से, डायरिया की वजह से 30% पेशेंट्स जो है वो अंडर 5 हैव बीन डेथ ड्यू टू द डायरिया। आपके पास वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, वो डिजीज़ जो कि अगर वैक्सीनेट करवा दिया जाता बच्चों को तो दे कुड हैव बीन सर्वाइव बट ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन और वैक्सीन ट्रीटमेंट ना होने की वजह से ऐसे केसेस जिसके अंदर ड्यू टू द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ एक अलार्मिंग चीज़ें कह रही है। तो 15% हमारे पास इस तरह के केसेस हैं और 18% वो केसेस हैं जो किसी और बीमारी की वजह से जो है वो डेथ हुई है अंडर 5 एज में। दूसरा आपके पास यहाँ पे ग्राफ है जिसको आप देख सकते हैं, ये बार ग्राफ कहलाता है। इसके अंदर आपके पास आप देख रहे हैं कि इसको हम डिटेल में भी हम आगे एग्जांपल्स के ज़रिए डिस्कस करते हैं। इसके अंदर ईयर वाइज दिखाया गया है कि एनरोलमेंट जो हुई है एक पर्टिकुलर स्कूल में स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट जो है वो ईयर वाइज किस तरह से हुई है, क्योंकि आपको यहाँ ये दिखाना था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द नंबर ऑफ ईयर्स ईयर वाइज जो है वो आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दिखाना था पॉपुलेशन के अंदर, जो कि आप पाई ग्राफ के ज़रिए नहीं दिखा सकते थे। इसलिए आपने यहाँ पे बाय ग्राफ को यूज़ किया है जिसके अंदर दोनों चीज़ों को क्लियरली दिखाना ज़रूरी था, राइज और डिक्रीज़ दिखाना ज़रूरी था। इसी तरह से आपके पास एक और ग्राफ है, ये भी आपकी बार ग्राफ की ही एग्जांपल है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे बार ग्राफ को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में दिखाया गया है। इसके अंदर हुआ ये है कि 3 ऐसे स्कूल जो डिफरेंट तरह के आपने स्कूल्स ले लिए और तीनों स्कूल्स के अंदर ग्रेड्स A, B, C, D ले लिया, जो कि आप इनमें से किसी भी कलर को आप A, B और C, D प्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपने एक स्कूल है, A स्कूल है, एक स्कूल B है, एक स्कूल C है। A स्कूल में कितने बच्चे A ग्रेड आए हैं, कितने B आए हैं, कितने C आए हैं, कितने D आए हैं। तो इसके अंदर आपने एक ही वक्त में 2 चीज़ों को कंपेयर कर लिया कि एक स्कूल के अंदर कितने बच्चों के A, B, C, D ग्रेड्स आए और इसी तरह से आपने 3 स्कूल्स को भी कंपेयर कर लिया कि 3 स्कूल्स में कितने A ग्रेड स्टूडेंट हैं, कितने B ग्रेड, कितने C ग्रेड और कितने D ग्रेड स्टूडेंट्स आए हैं। इसी तरह से आपके पास एक चौथा ग्राफ है और चौथा ग्राफ भी आपका बार ग्राफ ही है और उसको भी आप इसी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। इसी तरह से आपके पास ये देखें स्कैटर्ड बार ग्राफ थे, थोड़ा सा गैप था, यहाँ पे आपके बार ग्राफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, डॉटेड ग्राफ हैं। इसके अलावा ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टोलिक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए आपका स्कैटर्ड डेटा हो उसको भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से आपके पास डिफरेंट तरह के प्रेजेंटेशन होती है डेटा की। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वंस कलेक्टेड शुड बी प्रेजेंटेड इन द साइंटिफिक स्टाइल विच डिपेंड्स ऑफ कोर्स ऑन टाइप ऑफ डेटा। आप जब भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसे प्रेजेंट करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं डेफिनेटली साइंटिफिक स्टाइल के ऊपर, जो कि डिपेंड करता है कि किस तरह का डेटा है। डेटा को आप शेप्स कई तरह के इन मैनी शेप्स और टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ, डायग्राम्स, पिक्चर्स और स्पेशल कर्व्स में कर सकते हैं। डिपेंड हायर वी वुड डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज़, मैंने अभी आपको दिखाया भी था, इस तरह का चार्ट है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 2004 में पाकिस्तान में 90 केसेस हैं, बांग्लादेश में 60, श्रीलंका में 26, इंडिया में 60 और अफगानिस्तान में 200 केसेस हैं। इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरह से करते हैं कि बिलो 100 आपके पास, अब इसी तरह से टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड प्रेशर और पेशेंट्स कमिंग टू अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल। एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके ब्लड प्रेशर को देखते हुए आप फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली है डिफरेंट 2 पॉइंट्स के दरमियान, एक आपका बिलो 100 है, दूसरा 100 to 120 है। आपकी जो रेंज बन रही है वो 20 की है, 21 से 40 तक, 20 20 20। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि बिलो 100 का आपका 6 केसेस आ रहे हैं, बिलो बिटवीन 100 एंड 120 के 9 केसेस, इसी तरह से सो ऑन। आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है 0.10, 0.15, 0.40, ये आपको कैलकुलेट करना आती होगी डेफिनेटली, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास इसी तरह से सो ऑन आई है। अच्छा, अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी बाय द कॉज ऑफ डेथ, जो कि अभी हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, आपको इस ग्राफ के ज़रिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है कि 2004 में जो मोर्टेलिटी केसेस थे अंडर 5, उनके अंदर डिजीज़ की वजह क्या थी, व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द डिजीज़ और द डेथ, आप उसको यहाँ क्लियरली इस पिक्चर के ज़रिए देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास, जैसा कि हमने बताया था, बार ग्राफ के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट पर ईयर कितनी हुई है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, जो एक्स एक्सेस है उसके ऊपर आपने नंबर ऑफ ईयर्स लिखा है कि कितने नंबर ऑफ, और पर्पल से आप नंबर ऑफ स्टूडेंट शो कर रहे हैं, जो कि आपने वाई एक्सिस पर ड्रॉ किया है। 1 ईयर में आपके पास 70 हैं, सेकेंड ईयर में 100, इसी तरह से सो ऑन। 9th ईयर में आपके पास 300 स्टूडेंट्स हैं। ग्रेजुअली आपको यहाँ पे इंक्रीज़ ही नज़र आ रहे हैं, बस कुछ केसेस में आपको डिक्रीज़ नज़र आया है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस स्कूल इन कराची बाय ग्रेड, ग्रेड के ज़रिए आपने जब स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 डिफरेंट स्कूल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 डिफरेंट स्कूल्स हैं, ओरिएंटल स्कूल, उस्मान, सिटी और हबीब पब्लिक स्कूल, जो डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं। उनमें अगर आप देखेंगे, सबसे पहले ओरिएंटल स्कूल के अंदर ग्रेड ए के स्टूडेंट्स मिडिल में है, जबकि ग्रेड बी स्टूडेंट्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। उस्मान को अगर आप देखेंगे तो उस्मान के अंदर ग्रेड ए के स्टूडेंट कंपैरेटिवली, अगर हम उस्मान को खुद देखते हैं तो उस्मान के अंदर कंपैरेटिवली जो है सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेड ए हैं, बाकी बी और सी उसके यहाँ पे कम हैं। लेकिन अगर हम दूसरे स्कूल की निस्बत उसे कंपेयर करते हैं तो उस्मान का जो है वो सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं कि ग्रेड ए के स्टूडेंट मौजूद हैं। सिटी के अंदर येलो को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सिटी को अगर हम खुद से कंपेयर करें तो सिटी में सबसे ज़्यादा बच्चे बी ग्रेड हैं, जबकि दूसरों के साथ कंपेयर किया जाए तो हमें ये नज़र आता है कि ए ग्रेड स्टूडेंट्स उसके अंदर बराबर हैं उस्मान पब्लिक के, जबकि बी ग्रेड स्टूडेंट, सी ग्रेड स्टूडेंट उसके अंदर सबसे कम है, जबकि बी ग्रेड स्टूडेंट सेकंड नंबर पे हैं। हबीब पब्लिक स्कूल को अगर हम देखते हैं तो ग्रेड ए वहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़र आता है, ग्रेड बी भी वहाँ सबसे ज़्यादा नज़र आता है, और ग्रेड सी भी सबसे ज़्यादा वहीं नज़र आता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस स्कूल इन कराची वाइड ग्रेड। अगर यहाँ पे हमसे बात कर रहे थे एक स्कूल की, अगर हम बात करें ग्रेड सी, ग्रेड बी, ग्रेड ए, और टोटल आपने ले लिए हैं 7 स्कूल से, 7 नहीं सॉरी टोटल 8 डिफरेंट स्कूल्स हैं। उसके अंदर आपने स्कूल्स को जो है वो इस तरह से ड्रॉ किया है, और ए बी सी को आपने जो है वो इस तरह से ड्रॉ किया है ग्राफ की सूरत में। ग्रेड सी को आपने येलो से शो किया है, बी को मरून से शो किया, और ए को ब्लू से शो किया है। इसी तरह से आपके पास एक और तरीका है बार ग्राफ को शो करने का, जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं एंग्जाइटी लेवल स्टूडेंट्स के अंदर जो कि FCS2 के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीडिंग ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आप देखेंगे 90, 110, 20, 250 तक भी जा रहा है। तो कितने इंडिविजुअल्स में हैं, 0, 10, 20, 30 इंडिविजुअल्स के अंदर आपने वैल्यूज़ को कंपेयर किया है, तो जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू जा रही है वो आपने दिखाई है इसके अंदर। इसी तरह से एक इस तरह का भी ग्राफ है आपके अंदर कि वर्ल्ड है, वर्ल्ड को आपने लाइन से दिखाया है, साउथर्न ईस्ट एशिया को डॉटेड लाइन से दिखाया है, और अदर रीजन को आपने ब्लैक लाइन से दिखाया है।
ये स्कैटर्ड डेटा आपने दिखाया है, कर्व डेटा भी है आपके पास, स्ट्रेट लाइन डेटा भी है, डिफरेंट आपके पास डेटा प्रेजेंट करने के तरीके हैं। इसी तरह से यूरोप एशिया के अंदर एक डॉक्टर जो है वो 200 पेशेंट को देखता है, यूएसए में एक डॉक्टर जो है वो 500 पेशेंट को देखता है, पाकिस्तान में एक पेशेंट 2000 पेशेंट को देखता है डॉक्टर, और बांग्लादेश के अंदर जो है वो काफ़ी सारे एक पेशेंट को काफ़ी सारे डॉक्टर काफ़ी सारे पेशेंट को एक ही डॉक्टर देख रहे होते हैं। इस तरह से आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे आप ग्राफ बनाते हैं। ये टॉपिक इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इसके अंदर बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि आप देख सकेंगे डिफरेंट तरह के ग्राफ्स क्या होते हैं। आप ग्राफ्स के नाम लिखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स लिखेंगे एंड उन ग्राफ्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उनकी डेफिनेशन देंगे। उसके बाद आप ये बताएंगे कि अगर किस तरह का डेटा होता है, किस तरह का ग्राफ फॉलो करेंगे। एज, सेक्स, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन 20 schools, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन 5 schools, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट विद ABC grades in 1 class, number of students with ABC grades in 10 classes, relationship between cholesterol and blood pressure, investigation of an epidemic weight of student। इन तमाम स्टडीज़ के लिए आप किस तरह की ग्राफ बनाएंगे। तो ये खैर एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, बस इसके अंदर आपको डिफरेंट तरीके के आपको डेटा प्रेजेंट करने के तरीके सिखाए गए हैं, और ये टोटली डिपेंड करता है आपकी स्टडी किस तरह की है। आपको तमाम चीज़ों को, तमाम फैक्टर्स को सामने रखना है और फिर अपनी स्टडी को देखते हुए आपको डिसाइड करना है कि आया आपकी स्टडी को एक पाए ग्राफ अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, एक बार ग्राफ अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, या एक चार्ट ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकता है, कर्व ग्राफ, सिंपल लाइन ग्राफ, या किस तरह का ग्राफ, या किस तरह से आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं बेहतर स्टाइल में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My name is Dr. Fad Said and I am executive physician in Karshi Clinic of Natural Medicine, University of Punch, Rawalakot। आज हम ने जो लेक्चर नंबर 9 में जिसका टॉपिक है डेटा प्रेजेंटेशन, लेक्चर नंबर 9 जो हमने आज पढ़ा है, तो इसमें हमने ये पढ़ा है कि किसी भी जो डाटा है, चाहे वो रिसर्च का डाटा हो या आपके किसी सर्वे का डाटा हो या फिर किसी भी तरह का जो डाटा है, तो उसको जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो किन किन शेप्स में और किन किन फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था ये उससे रिलेट करता है, जिसमें हम प्रीवलेंस के बारे में और इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें और साथ में उसमें हम जो है तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि हम एक पॉपुलेशन में जो है तो वो स्क्रीनिंग करवाते हैं, फिर उस डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये उसके साथ रिलेट करता है कि उस डाटा को फिर हम इन शॉर्ट किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस में जब किसी को प्रेजेंटेशन दी जाती है, तो अगर हम फाइनेंशियली बात की जाए तो लाखों अरबों का जो है तो करोड़ों का जो बजट होता है या फाइनेंस के रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, तो उनको जब प्रेजेंट किया जाता है तो वो 2 से 3 स्लाइड्स के अंदर प्रेजेंट किया जाता है और वो सारी की सारी चीज़ों को डिफाइन कर रहा होता है। तो बेसिकली ये जो टेक्निक है इसको हम जो है तो वो डाटा प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो किसी भी डाटा को जो हमने सर्वे की सूरत में या फिर जो है तो वो रिसर्च की सूरत में हमने कलेक्ट किया होता है, तो उसको सबसे पहले हम स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करते हैं और उसमें से डिफरेंट जो टेस्ट हैं तो वो अप्लाई करते हैं, और उसके बाद जो डाटा हमारे पास आता है तो उसको जो है तो हम जो है तो वो प्रेजेंट करते हैं। तो डाटा को जो प्रेजेंट करने की टाइप्स हैं, तो उसमें सबसे पहले हम टेक्सचुअल आते हैं कि डाटा को जो है तो वो हमने वर्ड्स की फॉर्म में जो है तो वो डिस्क्राइब करना है। बेसिकली ये ज़्यादातर जो है तो ग्राफ के साथ में ही इसको ऐड किया जाता है, ताकि किसी ग्राफ को अगर हम प्रेजेंट करते हुए किसी ग्राफ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है तो ये वाला मेथड भी साथ में उसके यूज़ करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड हमारे पास मेथड है वो है टेबुलर फॉर्म में जो है तो हम एक टेबल की शक्ल में जो है तो हम अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं। हम अपने डाटा को जो है तो वो टेबल्स की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं, और उसमें जो डाटा होता है तो वो रोज़ और कॉलम के साथ जो है तो वो हमने एडजस्ट किया होता है, और उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती है डाटा की वो रोज़ और कॉलम की सूरत में जो है तो हम उसको जो है तो वो डिस्क्राइब करते हैं। इसमें जो है तो वो डिफरेंट तरह की क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इसकी क्लासिफिकेशन होती है, जो हम जो है तो टेबल की सूरत में जिसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डिफरेंट
जो है तो इनकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसके बाद जो थर्ड मेथड है वो है डायग्राम की सूरत में, किसी भी जो है तो वो डायग्राम है। अब वो जो जिसको हम चार्ट की या ग्राफ की सूरत में प्रेजेंट करते हैं वो भी बेसिकली डायग्राम की एक जो है तो वो उसकी जो है तो वो टाइप है कि जिसमें हम जो है तो अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए जो है तो डिफरेंट तरह के जो है तो वो यूज़ होते हैं ग्राफ्स, और उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। वो हम अकॉर्डिंगली टू द डाटा कि डाटा किस तरह का है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि हमने किसी जगह पे, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी जगह पे हमने स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहा है। स्क्रीनिंग टेस्ट जब हमने किए हेपेटाइटिस के लिए जो है तो किसी पॉपुलेशन में हमने स्क्रीनिंग टेस्ट किए, तो उस टेस्ट के जो डाटा है हमारे पास, हमने 5000 लोगों का जो है तो स्क्रीनिंग करवाई। 5000 लोगों में स्क्रीनिंग करवाने के बाद जो हमारे पास डाटा आया तो उसमें हमने देखा कि जो 1000 पे लोग हैं, 1000 जो हमारा सैंपल साइज़ है वो पॉजिटिव है और 4000 जो है तो वो नेगेटिव है। फिर उसमें हमने फिर उसकी सब डिवीजन की, फिर हमने उसको जो है तो डिवाइड किया कि जो हमारे पास पॉजिटिव आए हैं तो उनमें एज ग्रुप्स कौन कौन से हैं। यानी कि हमने देखा कि 15 साल से 20 साल तक के कितने लोग हैं, 20 साल से 25 साल के कितने लोग हैं, 25 से जो है तो 30 साल के लोग कितने हैं, या फिर जो है तो इस तरह से हमने उनको एज ग्रुप में जो है तो डिवाइड किया। फिर हमने उसको सब डिवाइड किया कि इसमें हमारे पास फीमेल कितने हैं और मेल कितने हैं। फिर हमने उसको जो है तो वो डिवाइड किया कि इसमें हमारे पास जो है तो वो एडल्ट्स कितने हैं और जो इन्फेंट्स हैं वो कितने हैं, या मज़ीद इसके हम जो है तो वो सब डिवीजन कर सकते हैं। अब ये सारा का सारा डाटा जो है तो ये अगर ऑडियंस को या किसी को प्रेजेंट किया जाए तो इसको प्रेजेंट करने के लिए हमें कई दिन लग जाएंगे कि हम इसको डिस्क्राइब करें कि हमने एक एक फ़र्द को, एक एक सैंपल साइज़ को हम वहाँ पे डिस्क्राइब करें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इस सारे के सारे जो डाटा है इसको हम कलेक्ट करते हैं और इसको स्टैटिकली हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम इसके जो है तो ग्राफ्स बनाते हैं। ग्राफ्स बना के तो हम जब ग्राफ्स को शो करते हैं तो हम जस्ट 2 से 4 मिनट के अंदर अपनी ऑडियंस को ये सारी बात कन्वे कर सकते हैं कि हमने 5000 का सैंपल साइज़ लिया, उसमें हमारे पॉजिटिव इतने परसेंट थे, नेगेटिव इतने परसेंट थे, उसमें हमारे इस एज ग्रुप में इतने पेशेंट जो है तो पॉजिटिव थे, इस एज ग्रुप में इतने पेशेंट पॉजिटिव थे। फिर उसमें मेल और फीमेल की हमने जो है तो वो किया, और उसके बाद हमने ऑक्यूपेशंस को भी हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस ऑक्यूपेशंस के लोग जो है तो वो ज़्यादातर जो है तो इससे हेपेटाइटिस के जो पॉजिटिव रेशो थी हमारे उसमें पाए जाते हैं। तो ये जो ग्राफ का जो स्टाइल है कि हम किस तरह का ग्राफ जो है तो हमें बनाना है, तो ये डिपेंड करता है हमारे डाटा पे। तो यहाँ पे हम जो है तो जो कॉमनली यूज़ होते हैं ग्राफ्स, उनके बारे में भी एक ओवरव्यू हमने लिया है कि एक सबसे पहले है लाइन ग्राफ। तो इस लाइन ग्राफ को जो है तो हम जो है तो वो W एंड Y एक्सिस में हम इसको यूज़ करते हैं, और एक लाइन जो है तो वो यूज़ होती है इस ग्राफ में जो हमें जो है तो वो इसकी जो बताती है, जो हमारा डाटा होता है उसके जो है तो वो रिलेशंस बताती है आपस में। फिर उसके बाद जो है तो सेकेंडली जो आता है वो आता है बार ग्राफ जो है तो बार ग्राफ जो है तो इसमें हम बार्स को यूज़ करते हैं, और बार्स को यूज़ इस तरह से करते हैं कि एक ही जो है तो वो, जैसे हमारे पास कोई डाटा है कि 2015, 2016, 2017 में हमारे पास जो हो OPD में पेशेंट आए तो उनमें जो हेपेटाइटिस B पॉजिटिव या C पॉजिटिव कितने थे, तो और हेपेटाइटिस B पॉजिटिव कितने थे, हेपेटाइटिस C पॉजिटिव कितने थे, या इसको हम जो है तो वो को रिलेट कर रहे होते हैं। तो जो बार्स की शक्ल में आता है हमारे पास जो है तो एक बार आता है वो बताता है कि लिया है कि एक सबसे पहले है लाइन ग्राफ। तो इस लाइन ग्राफ को जो है तो हम जो है तो वो W एंड Y एक्सिस में हम इसको यूज़ करते हैं, और एक लाइन जो है तो वो यूज़ होती है इस ग्राफ में जो हमें जो है तो वो इसकी जो बताती है, जो हमारा डाटा होता है उसके जो है तो वो रिलेशंस बताती है आपस में। फिर उसके बाद जो है तो सेकेंडली जो आता है वो आता है बार ग्राफ जो है तो बार ग्राफ जो है तो इसमें हम बार्स को यूज़ करते हैं, और बार्स को यूज़ इस तरह से करते हैं कि एक ही जो है तो वो, जैसे हमारे पास कोई डाटा है कि 2015, 2016, 2017 में हमारे पास जो हो OPD में पेशेंट आए तो उनमें जो हेपेटाइटिस B पॉजिटिव या C पॉजिटिव कितने थे,
तो और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव कितने थे, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव कितने थे, या इसको हम जो है तो वो को रिलेट कर रहे होते हैं। तो जो बार्स की शक्ल में आता है हमारे पास जो है तो एक बार आता है वो बताता है कि हमारे पास 2016 में हेपेटाइटिस के जो है तो वो 200 पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट हुए, और हेपेटाइटिस सी के जो पेशेंट है तो वो 100 पेशेंट जो है तो हमारे पास रिपोर्ट हुए। फिर 2016 में हमारे पास वो बताएगा कि हमारे पास जो हेपेटाइटिस बी के जो पेशेंट हैं तो वो कम हुए पिछले साल की निस्बत या ज़्यादा हुए, इसी तरह सी का वो बताएगा। और फिर ये आपस में भी इनका कोरिलेशन बताएगा कि हेपेटाइटिस सी के रेशो ज़्यादा है या हेपेटाइटिस बी की बात है। तो इस चार्ट को जो है तो हम जो है तो वो बार चार्ट जो है तो कहते हैं। उसके बाद जो कॉमन यूज़ होने वाला चार्ट है तो वो पाई चार्ट है, और इसको जो है तो हम यूज़ करते हैं ये राउंड। इसकी जो हम जब हम इसको देखते हैं तो ये जो है तो वो सर्कल की शेप में होता है, और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारा डाटा होता है तो वो डिफरेंट कलर्स में हमें जो है तो वो नज़र आ रहा होता है। जैसे कि हम अगर हमने एक जो कंपनी है उसका हमने डाटा लिया कि इस कंपनी ने इस साल में कितनी बसें फ़रोख्त की, कितनी जो है तो बाईसाइकिल फ़रोख्त की, कितनी कारें फ़रोख्त की, और ये सारी चीज़ें, तो उसको जो है तो जब वो राउंड शक्ल में होता है और उसकी जो है तो डिवाइड किया जाता है और उसकी परसेंटेज हमें जो है तो वो नज़र आ रही होती है कि ये इतने इतने परसेंट जो है तो इनकी इस साल की जो सेल है तो वो हम देख सकते हैं। तो ये जो डाटा प्रेजेंटेशन है तो ये डाटा रिसर्च के अंदर डाटा प्रेजेंटेशन जो है तो ये वो बहुत जो है तो वाइड एक जो है तो टर्म है, और ये किसी एक डिसिप्लिन में नहीं बल्कि आज अगर ये कहें कि हर एक डिसिप्लिन में ये डाटा प्रेजेंटेशन जो है तो ये यूज़ हो रहा है। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, ये हर एक NGOs के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो भी हमारे पास डाटा होता है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए हम ये डाटा प्रेजेंटेशन के जो मेथड्स हैं तो इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है तो हिस्टोग्राम जो है तो ये भी एक कॉमनली यूज़ होता है जो ग्राफ है, और ये सारी जो ग्राफ्स हैं तो इनकी सूरत में हम अपने डाटा को जो है तो हम अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारा जो लेक्चर नंबर 9 था डाटा प्रेजेंटेशन का, तो उसमें हमने जो मेन जो चीज़ें पढ़ी तो कि डाटा को हम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है, किस तरह उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। अज़ीज़ अतिबाई कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम अब्दुल वाहिद शम्सी, चेयरमैन इंस्पेक्शन एंड एजुकेशन कमेटी, नेशनल काउंसिल फॉर तिब, आपसे मुखातिब हूँ। नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद के CPD प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। CPD प्रोग्राम में आपकी शिरकत हमारी कौंसिल के लिए बायसे मुसर्रत है। सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद जनाब प्रोफेसर हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी के अहकामात के मुताबिक जो CPD प्रोग्राम शुरू हुआ है, यकीनन ये अतबाए कराम की इल्मी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी और इनकी पूरी टीम इस मिशन को लेकर बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रही है। जनाब इकबाल अहमद क़रशी, प्रोफेसर हकीम मंसूर अजीज़, हकीम डॉक्टर जायद अशरफ और हमारे दीगर कायदीन कराम की क़यादत में हमारा ये सफ़र जारी वसारी है। अजीज़ अतबाई कराम, इस CPD प्रोग्राम की वजह से आपकी मतब की प्रैक्टिस में निखार आएगा। आपको जदीद उलूम से जो इस वक्त दुनिया में चल रही है इससे आशनाई भी होगी। मैं इस प्रोग्राम में आपकी शिरकत पर मुसर्रत का इज़हार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अतबाई कराम इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे और शुरू से लेकर आखिर तक इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। मैं CPD प्रोग्राम की टीम, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर हकीम आसिफ इकबाल, प्रोफेसर तबीबा डॉक्टर हलीमा नज़र, तबीबा राबिया महमूद का शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पर सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब प्रोफेसर हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने CPD प्रोग्राम की सरपरस्ती की और इस प्रोग्राम को आगे ले जाने में
अपना भरपूर किरदार अदा किया। और यहाँ इस बात का ज़रूर इज़हार करूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम इंशाअल्लाह आगे मज़ीद कंडक्ट होते रहे।